किस तरीके से ग्रीन रेगुलेशन, पॉपुलेशन एक्सक्लूजन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इम्पैक्ट किया इन्वायरमेंट के ऊपर। अब हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो आपका डिटोरिएट हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेज फेस कर रहे हैं। अब हमने देखना है वन बाय वन करके कि जितनी भी इंटरनेशनल एफर्ट्स हुई हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, उन एफर्ट्स के बारे में हमने स्टडी करना है। आपने याद रखना है कि जब भी आप कोई भी अगर आपको बिल्कुल सवाल आता है यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट के ऊपर, आपको सवाल आता है रियो डी जेनेरो के ऊपर, आपको सवाल आता है कि आवर कॉमन फ्यूचर क्या थी, हमेशा अपने इन तमाम सवालों के अंदर आपने हिस्टोरिकल मूवमेंट का जिक्र करना है। और जब भी आपने 20 नंबर का सवाल अटेम्प्ट करना है तो आपने ये चीज याद रखनी है कि ये जो एवोल्यूशन आपने ऐड करना है, इसको आपने ना सिर्फ ग्लोबली, आपने इसको पाकिस्तान की ट्रेजेक्टरी से भी इसको ऐड करना है। ये बात लाजमी आपने ऐड करनी है कि हिस्टोरिकल मूवमेंट जो है वो इन्वायरमेंट को लेकर पाकिस्तान में किस तरीके से हुई और किस तरीके से दुनिया में हुई। तो आपने इसके 4 फेजेस अपने शॉर्ट में याद रखने हैं कि जो आपका इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स थी वो 4 फेजेस के अंदर डिवाइड होती हैं। फेज नंबर 1 जो हमने स्टार्ट किया था कंजर्वेशन इरा, जिसके अंदर एक तरफ पे प्रिजर्वर्स थे और एक तरफ पे कंजर्विस्ट थे। तो कंजर्वेशन इरा आपके पास है 1800 से 1940 तक चलता है। आप लोगों ने ये सारी एग्जांपल, सारे इवेंट्स नहीं याद करने, सिर्फ आपने दो एग्जांपल्स याद करनी है। जैसे आप लोग कह सकते हो कि जो फेज नंबर 1 था, वेव नंबर 1 थी, जहां पर कंजर्वेशन इरा था, वहां पर ये जो पहला स्कूल ऑफ थॉट था, इन्हें इस चीज से कंसर्न नहीं था कि पोल्यूशन नाम की भी कोई चीज होती है। अगर होती भी है तो ये इसको इग्नोर करते थे। इनका फोकस सिर्फ इसी चीज के ऊपर था कि नेचर को प्रिजर्व करना है। जैसे हेनरी डेविड थ्योरोस की जो इन्होंने काम किया, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने कहा कि किस तरीके से इन्वायरमेंट को रिलेट किया फिलोसफिकल रूट्स के साथ, नेचर को रिलेट किया मोरालिटी के साथ, नेचर को रिलेट किया स्पिरिचुअलिटी के साथ कि नेचर जो है वो एक स्पिरिचुअल चीज है। जितना स्पिरिचुअल आप लोग अपने मुकद्दस मकामात को रखते हो, उतना ही मुकद्दस आपने इन्वायरमेंटल चीजों को रखना है। ऐसे ही आपके सामने यूएसए के अंदर एक येलोस्टोन नेशनल पार्क बनाया गया। जॉर्ज की किताब है मैन एंड नेचर। इनके अंदर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मतलब आपने नेचर को प्रिजर्व करना है, आपने उनको कंजर्व करना है। तो जो आपका जो पहला स्कूल ऑफ थॉट था, पहली वेव थी, वो कंजर्वेशन इरा था, जिसमें आपने एनी 2 केस स्टडीज यहां से याद कर लेनी है। तो क्या फोकस था इनका, प्रिजर्वेशन के ऊपर या कंजर्वेशन के ऊपर। प्रिजर्वेशन का मतलब है कि हमने नेचर को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, इवन कि अपनी ऑन पर्पसेस के लिए उसको इस्तेमाल भी नहीं करना। और कंजर्वेशन का मतलब है कि हमने रिसोर्सेज अगर थोड़े बहुत यूज भी करने हैं तो बहुत ही हमने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से मैनेज करके यूज करना है। फिर हमारे पास आती है वेव नंबर 2, 1949 के बाद 1950 से लेकर 1970 तक, जब हमने एक पीक फेज देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर हमने पीक चीजें देखी, जैसे कि पोल्यूशन। तो ये अवेकनिंग गिरा था। अब ये जो अवेकनिंग गिरा था, जैसे कि 1952 के अंदर ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन, जिसे स्मोक का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, 4000 डेथ्स हुई। फिर उसके बाद यूएसए के अंदर ही ये एक डीडीटी जो बेसिकली एक पेस्टिसाइड है, डाइक्लोरो और डाइफिनाइल, इस तरह का इसका कोई नाम है, ट्राइक्लोरोइथेन। ये कोई एक कंपाउंड था जो कि पेस्टिसाइड था। इस्तेमाल करने की वजह से क्या हुआ कि साइलेंट स्प्रिंग, अपनी किताब में रेचल कार्सन अपनी किताब के अंदर ये लिखते हैं कि एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, एक्सेसिव यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स से क्या है कि वो जो परिंदे हैं, वो जो बायोडाइवर्सिटी है, वो जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है, वो मरती जा रही है, जिससे पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है और हमारी स्प्रिंग क्या हो गई है, साइलेंट हो गई है। फिर 1967 के अंदर एक ऑयल टैंकर गिरा। उस ऑयल टैंकर गिरने की वजह से पानी के ऊपर जब ऑयल आया तो कितनी ज्यादा मैरीन पोल्यूशन हमने पड़ी और बहुत सारे वो जो है एक्वेटिक एनिमल्स मर गए। फिर उसी तरीके से 1969 के अंदर एक इनडायरेक्ट तरीके से अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया, वो उसी ऑयल को देखते हुए। फिर पहली मर्तबा 1970 के अंदर अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया अवेयरनेस के लिए। तो हमारे पास फेज नंबर जो 2 था, दिस वाज द अवेकनिंग इरा। आपने कोई एक आधी एग्जांपल इसके अंदर कर लेनी है और इस अवेकनिंग इरा की जो सक्सेस है वो आप अभी देखोगे, आज पढ़ोगे भी। यूनाइटेड नेशन के अंदर 1972 के अंदर स्टॉकहोम की पहली कॉन्फ्रेंस होती है इन्वायरमेंटल को लेकर, एक ग्लोबल समिट होता है। हमारे पास वेव नंबर 3 आती है 1980s के अंदर, जिसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इरा कहते हैं। यहां पर देखा गया कि इन्वायरमेंटल इशू बिकम इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेसी। यहां पर अब हमने देखा कि बाकायदा तौर पर अब जो है वो इंस्टीट्यूशंस बनाए जाना शुरू हुए इन्वायरमेंट को टैकल करने के लिए। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, ब्रंटलैंड की रिपोर्ट हुई, जैसे रियो अर्थ समिट हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। तो आपने सिर्फ इनके नाम याद करने हैं। फोर्थ फेज की बात करें तो ग्लोबल गवर्नेंस इरा, जिसमें मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए, जिसमें कोपेनहेगन समिट हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपने सुने होंगे, पेरिस एग्रीमेंट है, COP 28 दुबई के अंदर 2030-23 में हुआ, COP 26 ग्लासगो 2021 में हुआ। कोल फेज की बात की गई, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर्स एक डे सेलिब्रेट किया जाने लगा। तो ये आपकी वेव नंबर 4 है, जहां पर ग्लोबल गवर्नेंस है। ये अभी तो आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोग टॉपिक कवर करते जाओगे ना, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये किस फेज का है और हमने कैसे इसको ऐड करना है। पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से ऐड किया जाए तो पाकिस्तान में इन्वायरमेंट को लेकर 1983 के अंदर पहली मर्तबा बात की गई। उसको लेकर हमने पहला अपना ऑर्डिनेंस बनाया, फिर अपनी स्ट्रेटेजीज बनाई कंजर्वेशन की 1992 में, फिर 1997 में पीपा, ये पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना। फिर 2010 के बाद ये प्रोविंसेस को दे दिया गया कि आपने इन्वायरमेंट को डील करना है। जैसे केपीके के अंदर 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम है,
तो आपने ये जो है वो 2-3 एग्जांपल्स देख लेनी है। ओवरऑल अभी आप लोगों ने सिर्फ एक ब्रीफ समरी के तौर पे याद करना है। टॉपिक आपका स्टार्ट होता है पहला ये कि यूनाइटेड नेशन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो थी, ये या तो स्टॉकहोम के नाम से आएगी या ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पास्ट पेपर्स में 2-3 दफा आ चुका है, आपको वो पूरा नोट देगा लिखने के लिए कि यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस थी, ये कॉन्फ्रेंस क्यों हुई, इसकी सक्सेस क्या थी, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और इसके बाद दूसरी कॉन्फ्रेंस जो आर कॉमन फ्यूचर है वो क्यों, मतलब इसकी लिगेसी इसने किस तरीके से सेट की। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने तैयार करना है। समझ लें कि अभी तक आप लोगों ने जितनी देर से एनवायरमेंटल साइंस स्टार्ट की है ना, ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का आया जो आप लोगों ने थॉरली तैयार करना है। बेसिकली 5 से 16 जून के दरमियान 1972 में एक फर्स्ट एवर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर इन्वायरमेंट को डील किया गया इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का पार्ट, जिसके अंदर क्या किया गया कि जिस तरह पहले ट्रेड को, सिक्योरिटी को, डेवलपमेंट को वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर एक टेबल पे बैठ के डिस्कस किया जाता था कि ट्रेड कैसे इंक्रीज की जाएगी, सिक्योरिटी कैसे इंक्रीज की जाएगी, डेवलपमेंट कैसे इंक्रीज की जाएगी। तो इसी तरीके से 1972 के अंदर 5 से 16 जून के दरमियान पहली मर्तबा दुनिया के अंदर बहुत सारे कंट्रीज इकट्ठे हुए और उन्होंने बैठ के डिस्कस किया कि अब ये इन्वायरमेंट का जो मसला है इसको कैसे डील किया जाए। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इस कॉन्फ्रेंस ने इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ और डिप्लोमेसी को बर्थ दिया। तो इट वाज अ प्रीकर्सर। तो ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब उसके पीछे रीजंस क्या थे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, व्हाट वर द ड्राइविंग फोर्सेस। नंबर 1 पे रेचल कार्सन की जो किताब थी साइलेंट स्प्रिंग, जिसने अवेकनिंग अराइज कर दी हुई थी, पब्लिक कॉन्शियसनेस को रेज किया। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडस्ट्रियल बूम हुआ, हमने एक रैपिड अनरेगुलेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखी जिसकी वजह से पोल्यूशन, स्मोग, रिवर, ये ऐसे आपने जो है वो इवेंट्स देखे। पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा जो है वो बूम हमने देखा। पॉल जो है वो, इनकी किताब है द पॉपुलेशन बूम, जिसके अंदर वो बताते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से रिसोर्सेज की स्कार्सिटी हो रही है। फिर वो जो टॉरी कैनियन ऑयल स्पिल जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि वो टकराने की वजह से सारा ऑयल समंदर में गिर गया, और कैसे वो पोल्यूशन ट्रांस बाउंड्री एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे से तीसरे पानी के थ्रू आगे आगे फैलती गई। फिर उसके बाद जो इन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट को, मतलब ये जो स्टॉकहोम के अंदर रिपोर्ट तैयार की गई उसे हम फाउनिक्स रिपोर्ट कहते हैं, 1971 के अंदर जो तैयार की गई, बाद में फिर उसको 1971 में पेश किया। दूसरा कोल्ड वॉर बैकड्रॉप, आपको पता है कि ईस्ट वेस्ट की टेंशंस थी, यूएसएसआर की, यूएस की, ये लोग किसके ऊपर फोकस कर रहे थे, ये लोग फोकस कर रहे थे न्यूक्लियराइजेशन की तरफ, न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ, जो कि मजीद एक पोल्यूशन का सबब था। तो दीज वर द, जो आप कह लें कि ये एक इसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जिसकी वजह से एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हमने देखी। ये एमसीक्यूज के लिए, इसका नाम क्या था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। कब हुई, 5 से 16 जून 1972 को। कहां हुई, स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। और उस टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन थे, कैनेडियन थे, मॉरिस स्ट्रॉन्ग। पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स कितनी थी, 113। और कितनी एनजीओज थी, 400 प्लस एनजीओज ने और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया। कौन एब्सेंट रहा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोवियत यूनियन और जो ईस्टर्न ब्लॉक्स थे सोवियत यूनियन के, उन्होंने इसको बायकॉट किया कि हम जो है वो नहीं आएंगे। और फिर इसकी एक सक्सेस क्या हुई कि 5 जून डिक्लेयर किया गया कि आज के बाद मनाया जाएगा इन्वायरमेंटल डे के तौर पे। और इसके अंदर जो रिपोर्ट तैयार की गई थी वो कौन सी थी, वो फाउनिक्स रिपोर्ट थी। ये आपने ओवरऑल एमसीक्यूज के लिए तैयार करनी है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये कॉन्फ्रेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इस कॉन्फ्रेंस की 5 ऑब्जेक्टिव्स थे। ऑब्जेक्टिव्स में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बात आपस में ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने क्लियर कट अपने माइंड में ऑब्जेक्टिव्स रखने कि इस रिपोर्ट के ये ऑब्जेक्टिव्स थे, इसके ये थे, फिर आपके लिए सवाल अटेम्प्ट करना बहुत इजी है। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, टू क्रिएट अ कॉमन आउटलुक एंड कॉमन प्रिंसिपल। कॉमन का वर्ड आपने नहीं भूलना। कॉमन का मतलब ये है, आप ये देखेंगे ये आपके पास दुनिया है और इस ऊपर वाले रीजन को हम कहते हैं ये ग्लोबल नॉर्थ है और ये ग्लोबल साउथ है। आपको पता है नॉर्थ में कौन से कंट्रीज आती हैं, नॉर्थ में आपका अमेरिका आता है, आपका यूरोप आता है, रशिया आता है, साउथ में एशिया आता है, अफ्रीका आता है, ऑस्ट्रेलिया। ये जो ग्लोबल नॉर्थ है ये अपने आप को बहुत ना सिर्फ डेवलप्ड समझते हैं, डेवलप्ड हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, अमीर मुमालिक हैं। नीचे वाले जो साउदर्न है वो अंडर डेवलप्ड है, वो बहुत ज्यादा सफरर है, वो गरीब मुल्क है, पुअर कंट्रीज हैं। अब इन्होंने कहा कि क्या होगा, कॉमन आउटलुक क्रिएट किया जाएगा, कॉमन प्रिंसिपल्स बनाए जाएंगे जिसमें हम ये गाइड करेंगे कि ह्यूमन इन्वायरमेंट को किस तरीके से आपने टैकल करना है। ये जो प्रिंसिपल मैंने 1 पॉइंट डिस्कस किया है ना, इसी प्रिंसिपल्स की वजह से हमारे पास एक नई डिबेट सेट होती है जिसको हम नॉर्थ वर्सेस साउथ डिबेट कहते हैं। और वो डिबेट क्या है, साउथ कहता है, ये जो नीचे वाला है, साउथ कहता है कि अब आप लोगों ने, ये भी सही है, आप लोगों ने इंडस्ट्री बना ली, आप लोगों ने तरक्की कर ली, आप लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, अब जब हमारी बारी आई है तो आपने कहा कि कॉमन आउटलुक, कॉमन प्रिंसिपल्स, कि आपने इंडस्ट्री नहीं बनानी, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। समझ रहे हैं ना इस बात को। तो कॉमन आउटलुक और कॉमन प्रिंसिपल्स की वजह से एक डिबेट स्टार्ट हुई जो कि इस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव था, जिसकी वजह से आप कह लेंगे तभी ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ, प्रैक्टिकल नहीं हुआ। और ना प्रैक्टिकल होने की वजह से हम देखते हैं कि इसके हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं कि आज क्लाइमेट चेंज इतनी वर्स्ट फॉर्म में है कि अभी आप यूरोप देख रहे होंगे कि यूरोप में किस तरह टेम्परेचर है, लोग किस तरह मर रहे हैं, किस तरह सारी चीजें मेल्ट हो रही हैं, तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस वो खुद भी आज सफर कर रहे हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव याद हो गया कि कॉमन आउटलुक और कॉमन प्रिंसिपल्स हमने बनाने हैं ताकि हम ह्यूमन इन्वायरमेंट को प्रिजर्व कर सके,
और इनकी सस्टेनेबिलिटी को इनहैंस कर सकें। दूसरी चीज, टू एड्रेस दी नॉर्थ साउथ डिवाइड, उन्होंने कहा कि हम जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में जो भी इनके बीच में इश्यूज हैं उन्हें हम कंसाइल करने की, रिकंसाइल करने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि अब हम ऐसे कुछ अदारे बनाएंगे जिन अदारों का काम सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम्स को टैकल करना। और बाकायदा तौर पर अभी हम पढ़ेंगे कि इसकी सक्सेस में यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बाकायदा तौर पर इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया जो जितने भी इन्वायरमेंटल एक्शंस हैं उनको कोऑर्डिनेट करेगा। नंबर 4 पे, to draw the global attention to both pollution problems of industrialized nation and poverty driven environmental degradation in developing nations or to lay the groundwork for international environmental law। तो 5 काम अब आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि पहला था क्या बात की गई, कॉमन आउटलुक की। दूसरी बात क्या की गई, नॉर्थ साउथ डिवाइड के इन्वायरमेंट को लेकर जो मसले मसाइल है उनको रिकंसाइल करने पे। तीसरी बात क्या की गई, ऐसा अदारा बनाया जाएगा। चौथी बात क्या की गई कि पोल्यूशन की वजह से और पॉवर्टी की वजह से, क्योंकि ये वाले मुल्क तो कामयाब है, इन्हें पोल्यूशन का मसला है, ये वाले मुल्क गरीब है, इन्हें पॉवर्टी का मसला है। ये लोग पॉवर्टी की वजह से इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते हैं, मतलब गुर्बत है तो ये रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, गुर्बत है तो ये क्या करते हैं, रिसोर्सेज ओवर यूज करते हैं, ओवर ग्रेजिंग करते हैं, एग्रेरियन है ना ये लोग। ये लोग क्या है, ये इंडस्ट्रियलाइज्ड है, ये इंडस्ट्री की वजह से पोल्यूशन फैला रहे हैं। तो कहा गया जो पोल्यूशन की वजह से इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम्स हैं या पॉवर्टी की वजह से इन्वायरमेंटल के प्रॉब्लम्स हैं उन्हें टैकल किया जाएगा। और हम ग्राउंड वर्क सेट करेंगे जहां पर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉज को डील किया जाए। तो टू ले द ग्राउंड वर्क फॉर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ, इसको टैकल करने के लिए हम ये चीज करेंगे। मैं दोबारा इस पॉइंट को रिपीट करती हूं, टोटल 5 ऑब्जेक्टिव सेट किए गए। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 कि हमने इन्वायरमेंट को टैकल करने के लिए ऐसे कॉमन प्रिंसिपल्स बनाने हैं, कॉमन आउटलुक हमने जनरेट करना है कि ग्लोबल नॉर्थ और साउथ दोनों मिलकर जो है वो इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम्स को डील करें। और मैंने आपको बताया कि इस प्रिंसिपल की वजह से जो नॉर्थ साउथ के बीच में एक डिबेकल है, एक डिबेट है, मजीद उसको हवा मिली और वो डिबेट मजीद जो है वो स्ट्रेंथेंड होगी। ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। तो ये इसके 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? सनम, रुबाब, मिनाहिल, तस्लीम, तहजीब, उसामा, जुनैरा, अब आपको याद रहेंगे ना, इकरा, इरसा, क्लियर है यहां तक ऑब्जेक्टिव्स? यस, तो अब आपने ये ऑब्जेक्टिव्स भूलने नहीं है। तो व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स? क्रिएट अ कॉमन लुक, to address the north south divide, very good, to establish the international institutional mechanism, or the fourth one, to draw the global attention towards pollution oriented problems or poverty oriented problems and to lay the groundwork for international environmental law। अब इसके बाद आपने थोड़ी सी डिबेट का आप लोगों को एक हवाला दे देती हूं। आपको पता होना चाहिए कि डिबेट क्या थी, सेंट्रल डिबेट। तो सेंट्रल डिबेट क्या थी, एक तरफ पे डेवलप्ड कंट्रीज थी और एक तरफ पे डेवलपिंग कंट्रीज थी। जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनका फोकस था कि हम पोल्यूशन को कंट्रोल करें, आइदर वो पोल्यूशन इंडस्ट्रियल है, केमिकल है, वेस्ट है, एयर है, वाटर है। और उनका फोकस था बाकायदा तौर पर इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स बनाएं और उन स्टैंडर्ड्स को बाइंडिंग करें। बाइंडिंग से मुराद है चाहे वो ग्लोबल नॉर्थ है चाहे वो ग्लोबल साउथ है, वो उनको फॉलो करें। उनका फोकस था कि वो एम्फसाइज करें लिमिट टू ग्रोथ, कि ग्रोथ को आगे ना बढ़ने दें। उनका फोकस था कि हम इकोसिस्टम को प्रिजर्व करें। ये अब कहती है नॉर्थ, जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड है। साउथ क्या कहती है? साउथ कहती है कि हमारे नजदीक तो पोल्यूशन नहीं है। अच्छा, हमारे तरह डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज वो हैं, अगर आप ये देखो कि जो आप ये देखो, ये दुनिया है ना, ऊपर मैप में अगर आप देखो, यहाँ पर अमेरिका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये सारे कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइज्ड है, तरक्की याफ्ता मुमालिक है। इनकी इंडस्ट्री है, इनकी इकोनॉमी इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है, एक्सपोर्ट पे, इंपोर्ट पे। यहाँ पर इकोनॉमी को लेकर कोई भी चैलेंजेस एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे आपके पाकिस्तान के अंदर है, बांग्लादेश में है, अफगानिस्तान के अंदर है। ऐसे प्रॉब्लम जैसे अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा गुर्बत है, वहां पर उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो खाना बना सकें या खाना प्रोड्यूस कर सकें। लेकिन जो आपका ऊपर वाला नॉर्थ है, ये सारे के सारे डेवलप्ड है, इंडस्ट्रियलाइज्ड है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। क्लियर है ना ये चीज? क्लियर हो गया यहां तक आपको? तो अब डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं जो कि ऑलरेडी तरक्की याफ्ता है, वो बात करते हैं पोल्यूशन के कंट्रोल की। डेवलपिंग क्या कहते हैं? डेवलपिंग का फोकस था कि पॉवर्टी, हमारे लिए पोल्यूशन मसला नहीं है, हमारे लिए तो पॉवर्टी मसला है। इंदिरा गांधी ने बड़ी एक फेमस कोटेशन में कहा, कहती हैं कि पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। हम तो गरीब ममालिक हैं, गुर्बत हमें जो है वो ले डूबती है, हम जो सफर कर रहे हैं वो गुर्बत से सफर कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि आप लोगों ने तो बना ली जितनी इंडस्ट्रीज बनानी थी, अब आप लोग जो है वो चाहते हैं कि बाइंडिंग स्टैंडर्ड्स हो, लेकिन हम क्या करें, आप लोग हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन को ब्लॉक करना चाहते हैं। लिहाजा हम किसी भी किस्म के एसओपीज को फॉलो नहीं करेंगे, वो एसओपीज जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोके। ये कौन कहते थे? ये डेवलपिंग कंट्रीज कहते थे। फिर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ग्रोथ को लिमिट करें। आगे से इन्होंने क्या कहा, ये साउथ क्या कहता है, ये सारा जो ग्लोबल आपका साउथ है, डेवलप कंट्री, डेवलपिंग है, ये क्या कहती है? ये कहती हैं कि आर्ग्यू कि वेस्ट तो ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज्ड है,
पॉल्यूटेड फ्रीली है, नाउ वांटेड टू डिनाई द सेम पाथ टू द साउथ। अब वो क्या चाहते हैं कि जिस रास्ते को उन्होंने फॉलो करके तरक्की हासिल की, वो रास्ता हमारे लिए बंद करना चाहते हैं। इसे कहते हैं इको इंपीरियलिज्म आर्ग्यूमेंट। इको इंपीरियलिज्म आर्ग्यूमेंट एक स्कूल ऑफ थॉट है। वो ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर जो ऑलरेडी कामयाब ममालिक हैं, वो दूसरे ममालिकों को कामयाबी के रास्ते पर नहीं लेकर आना चाहते। वो उन्हें कामयाबी से रोकने के लिए क्या करते हैं, इन्वायरमेंट का आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करके कहते हैं कि इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, लिहाजा आप लोग तरक्की मत करो। इसे इको इंपीरियलिज्म आर्ग्यूमेंट कहते हैं। क्लियर है ये चीज? तो उन्होंने कहा कि आप तो चाहते हैं कि जिस चीज को आपने यूज करके तरक्की की, अब आप हमें तरक्की करने से रोकते हैं। ये इनका इको इंपीरियलिज्म था कि आप चाहते हैं कि आप इन्वायरमेंट के थ्रू हमें कंट्रोल करें, हमें क्लोनाइज करें, तो ऐसा नहीं होगा। और इनका फोकस था प्रियोरिटाइज्ड बेसिक नीड्स। हम ये इनका था कि इकोसिस्टम को प्रिजर्व करें। ये कहते हैं हमें इस चीज से गर्ज नहीं है, हम तो ऑलरेडी गरीब हैं, हमें चाहिए क्लीन वाटर, हमें चाहिए सैनिटेशन, हमें चाहिए घर, रादर देन ये जो आप बात करते हैं इकोसिस्टम की, इकोलॉजिकली प्रोटेक्शन की, हमें ये चीजें नहीं चाहिए। तो आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ, ये डिबेट क्लियर हुई है कि ये नॉर्थ वर्सेस साउथ डिबेट क्या थी। दोनों के आपने चार चार आर्ग्यूमेंट्स पढ़ लिए, जिससे आपको अंदाजा हो गया कि डेवलपिंग कंट्रीज के आर्ग्यूमेंट्स क्या थे और डेवलप्ड कंट्रीज के आर्ग्यूमेंट्स क्या थे। लिहाजा इसको कंपाइल करके जो कॉन्फ्रेंस के अंदर रिपोर्ट तैयार की गई, अब वो हम नीचे रिपोर्ट पढ़ेंगे। ये उसी इंदिरा गांधी की कोटेशन यहाँ पे मैंने मेंशन की है। खैर, ये आपके सामने पूरी की पूरी ये डिबेट है। बिल्कुल आप ये क्रिटिकल एनालिसिस के तौर पे कंक्लूजन से पहले ये ऐड कर सकते हैं। देखे ना, हमने हमने कॉन्फ्रेंस का आउटकम पढ़ना है। अब आपको वो ये कहेगा कि ये बताएं कि इस, अब वो ये नहीं कहेगा कॉन्फ्रेंस क्या थी, वो आपको ये कहेगा कि जो कॉन्फ्रेंस हुई, इस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट क्या था। तो जब आप पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे होंगे, तो आपने ये भी रिजल्ट ऐड करना है कि इन्होंने वो जो नॉर्थ और साउथ की डिबेट थी, मजीद उसको डीपन कर दिया, मजीद उसको हाईलाइट कर दिया। तो यू हैव टू एड इट। अच्छा, स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्टॉक, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर स्टॉकहोम डिक्लेरेशन पास किया गया। ये डिक्लेरेशन के अंदर 26 प्रिंसिपल्स थे। वो 26 प्रिंसिपल, सारे के सारे प्रिंसिपल्स एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल थे कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किस तरीके से किया जाएगा और ह्यूमन राइट्स को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाएगा। कुछ प्रिंसिपल्स केस स्टडी के तौर पे मैंने लिखे हैं। जैसे प्रिंसिपल नंबर 1 कहता है कि हर एक इंसान का राइट है कि उसको आजादी हो, उसको इक्वालिटी मिले, उसको एडिक्वेट कंडीशंस ऑफ लाइफ प्रोवाइड की जाए, उसको एक हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जाए। तो हर एक इंसान के पास राइट है कि वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट को इंजॉय करे। प्रिंसिपल नंबर 2 कहता है कि हर एक इंसान के पास इस चीज का राइट है, हर एक नेशन के पास इस चीज का राइट है कि वो क्या करे, कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करे केयरफुली कि उसके बाद वाली नेशंस भी उसको एंजॉय कर सके। प्रिंसिपल नंबर 5 कि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, उनको वाइजली मैनेज किया जाए, रिसाइकल किया जाए, रीयूज किया जाए, ताकि डिप्लेशन से प्रिवेंट करवाया जाए। प्रिंसिपल नंबर 6 के स्टेट्स को चाहिए, स्टेट्स शुड प्रिवेंट पोल्यूशन, ऐसा पोल्यूशन जो उनके बॉर्डर से बियॉन्ड जाकर डैमेज, नुकसान पहुंचाती है। तो दिस लेटर इन्फ्लुएंस नो हार्म प्रिंसिपल, ये हम आगे पढ़ेंगे जाकर आपके एनवायरमेंट के अंदर, इस प्रिंसिपल की बुनियाद रखी थी। तो प्रिंसिपल नंबर 6 कहता है कि ऐसी पोल्यूशन को बचाया जाए। जैसे मैं एग्जांपल देती हूं कि पाकिस्तान तो नहीं ना पोल्यूशन क्रिएट करता, ये तो आपका इंडिया है और चाइना है जो पोल्यूशन क्रिएट करके हमारे बॉर्डर्स को नुकसान पहुंचाता है। तो आपने इस पे काम करना है, नो हार्म प्रिंसिपल, कि आप खुद भी फायदा कर लें और दूसरे को नुकसान में डाल दे, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपने इस तरह का फायदा करना है कि जिससे आपको भी फायदा और अगले वाले को फायदा हो। 21 प्रिंसिपल क्या था कि स्टेट्स के पास अपने सोवराइन राइट्स हैं कि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज करेंगे, और उनके ऊपर इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी एक्टिविटीज को इंश्योर करें और वो इन्वायरमेंट को डैमेज मत करें। तो ये प्रिंसिपल नंबर 21 था। प्रिंसिपल नंबर 22 देखा जाए तो कंट्रीज को चाहिए कि वो इंटरनेशनल रूल्स को डेवलप करने में कॉन्ट्रीब्यूट करें। प्रिंसिपल नंबर 4 की अवेयरनेस दी जाए अपने कंट्रीज के अंदर। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे जो आपने याद करने हैं एज आउटकम के तौर पर। ये केस इन पॉइंट है आपका। खैर, इसके अंदर 109 रिकमेंडेशंस भी दी गई इन प्रिंसिपल्स के अलावा। उन रिकमेंडेशंस का एजेंडा क्या था? इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, असेसमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल, मैरीन प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन और इंटरनेशनल कॉपरेशन। अगर आपको ये याद रह जाए तो ठीक है, वरना आप ये 3 लिख दीजिएगा। ओवरऑल बात की गई किसकी? असेसमेंट की, मैनेजमेंट की और मेजर्स की। असेसमेंट में मॉनिटरिंग आ जाता है, रिसर्च आ जाता है, मैनेजमेंट में रिसोर्स प्लानिंग आ जाता है, सपोर्टिंग मेजर्स के अंदर एजुकेशन, फाइनेंसिंग, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग आ जाती है। और क्या किया गया था? इस कॉन्फ्रेंस के बाद एक अदारा क्रिएट किया गया, क्योंकि आपने पढ़ा ना कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, तो वो अदारे का नाम क्या था? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कि 1972 के बाद ये क्रिएट की गई। और कौन सी रेजोल्यूशन थी? 2997 यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के बाद इसे क्रिएट किया गया। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी कीनिया के अंदर है। पहला यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर था इन्वायरमेंट को लेकर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, ये अफ्रीका में है, डेवलपिंग कंट्री साउथ में बनाया गया। बिकेम द एंकर इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल इन फ्यूचर, आप जितना भी पढ़ोगे वो इसी से रिलेट करेगा, यूएनईपी के साथ। 5 जून को डिक्लेयर किया गया कि इन्वायरमेंटल डे मनाया जाएगा। इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बाकायदा तौर पर मिनिस्टर्स, प्रोटेक्शन एजेंसीज, कंट्रोल अथॉरिटीज और इस तरह की लेजिस्लेशन क्रिएट की गई। इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी? ये एक पहली ग्लोबल रिकॉग्निशन थी जिसके ऊपर बात की गई कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन सिर्फ एक कंट्री के अंदर नहीं होती, बल्कि ये ट्रांस बाउंड्री है। लिहाजा हर कंट्री के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि वो मिलकर इसको टैकल करें। इंटरनेशनल लॉ की बर्थ हुई इसके बाद, अदारा बनाया गया, इंस्टीट्यूशनल लीगेसी सेट की गई,
कॉन्सेप्चुअल लेगेसी को एड्रेस किया गया, नॉर्थ साउथ डिबेट को। बाकी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये था कि जो इसके प्रिंसिपल्स थे किसी के ऊपर भी ये लाजिम नहीं कि वो उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, नॉन बाइंडिंग इन नेचर था। बाद में कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स ने इसकी यूनिवर्सैलिटी को अंडरमाइन कर दिया और कुछ ने कहना शुरू कर दिया कि सिर्फ ये एक डेवलपिंग कंट्रीज को पुश बैक है, वो तरक्की ना कर सके। बाद में इसने एक पैटर्न सेट कर दिया इस कॉन्फ्रेंस ने, के बाद में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई 1992 में, 2002 में, 2012 में, तो अभी तक वो चलती आ रही है। पाकिस्तान के एंगल से देखें तो पाकिस्तान ने 1972 को देखकर इंस्पायर होकर 1983 में पहली मर्तबा अपना ऑर्डिनेंस जो है वो बनाया।